अष्टक वर्ग में बंधु आदि संज्ञा भी बताई गई है। जैसे त्रिकोण, लग्न सहित त्रिकोण, इसमें लग्न को लिया गया, लग्न केंद्र और त्रिकोण दोनों थे। तो पहला भाव, पहली राशि, पहला भाव, पांचवा भाव, नवा भाव, इनको बंधु संकेत संज्ञा दी गई है। तीसरा, सातवां, 11वां, इनको पोषक बताया गया, पोषक। चौथा, आठवां, 12वां घातक, और दूसरा, छठा, 10वां, इनको सेवक। बंधु, पोषक, घातक, सेवक, इनकी संख्या हम बिंदुओं की जोड़ते हैं। तो पहले भाव, पांचवें भाव और नवें भाव 27, 26, 24, कुल हुए 77। तीसरे, सातवें, 11वें भाव की जोड़े तो 33, 30 और 29, कुल हुए 92। और चौथे, आठवें, 12वें की हम जोड़े तो 29, 29, 22, कुल हुए 80। दूसरे, छठे, 10वें भावों की यदि बिंदु जोड़े हम तो 26, 31, 31, कुल हुए 88। 77, 92, 80, 88, ये हुआ। यहां पर हम देखते हैं कि घातक से पोषक अधिक है। घातक 80 है, पोषक 92 है। इसका मतलब व्यक्ति धनी होगा, सुखी होगा। घातक अधिक नहीं होना चाहिए। और हमने देखा बंधु के जो बिंदु हैं 77, वो सेवक के बिंदु 88 से कम है। सेवक के 88, बंधु के हैं 77। इसका मतलब क्या हुआ? सेवक के अधिक है ना। इसका मतलब ये हुआ व्यक्ति नौकरी करने वाले होंगे, प्रसिद्ध होंगे, लोकप्रिय आदि, और सफल व्यक्तित्व। अब एक अंतर्भाग आदि संज्ञा बताई गई है। जैसे केंद्र भाव 1, 4, 7, 10, और त्रिकोण भाव 5वां और 9वां, इनके बिंदुओं को हम जोड़ देते हैं। इनको अंतःकरण संज्ञा बताया गया है। इनकी अंतःकरण संज्ञा के ये भाव होते हैं, इनके बिंदुओं को जोड़ते हैं। 27, 29, 30, 31, 26, 24, केंद्र और त्रिकोण, इनको जोड़ा, कुल आया 167, 167। दूसरा, बाकी जो बचे 6 भाव, उनको भी हम जोड़ देते हैं, उनके बिंदु को। कौन से बचे? दूसरा, तीसरा, छठा, 8वां, 11वां, 12वां, ये भाव, ये बाह्य संज्ञक संज्ञा इनको दी गई है। इनके बिंदुओं को जोड़े तो 26, 33, 31, 29, 29, 22, 2, 3, 6, 8, 11, 12, ये हो गया 170। जो केंद्र और त्रिकोण के बिंदु होते हैं उनका योग जो 167 हुआ, ये अंतर्मुखी व्यक्तित्व को दर्शाता है, और 170 जो जोड़ हुआ वो बहिर्मुखी व्यक्तित्व को दर्शाता है। इसका मतलब ये हुआ, यह जातक बहिर्मुखी व्यक्तित्व का धनी होगा, अर्थात सांसारिक गतिविधियों में जो है प्रसिद्ध होगा, और लीन होगा और सफल होगा। अंतर्मुखी कम होगा, अंतर्मुखी नहीं होगा, बहिर्मुखी होगा। धन धान्य कमाने में विश्वास अधिक रखेगा और सांसारिक जीवन जीने में विश्वास अधिक रखेगा। अब एक धन लाभ की किस दिशा में होगा, ये अष्टक वर्ग में बताया गया है। इसके अंदर देखिए, मेष, वृष, मिथुन, 3 राशियों जो के बिंदुओं को हमने जोड़ा। मेष, वृष, मिथुन, 3 राशियों के बिंदुओं को जोड़ा। इसमें थोड़ा सा आपको ये लग सकता है कि इन 3 राशियों को क्यों जोड़ा, जबकि राशियों की दिशाएं तो अलग होती है। तो इसमें यही दिया गया है। कुछ आचार्य दिशाओं के आधार पर, राशियों की जो दिशाएं होती है उनके आधार पर लेते। तो हमने यहां यह तरीका अपनाया है, मेष, वृष, मिथुन, इनके बिंदुओं को जोड़ा। 31, 29, 22, 31, 29, 22, कुल हुए 82। कर्क, सिंह, कन्या को जोड़ा, 27, 26, 33, कुल 86, 26। तुला, वृश्चिक, धनु को जोड़ा, कुल 29, 26, 31। मकर, कुंभ, मीन को जोड़ा, कुल 30, 29, 24। इस तरह से हो गया। इस तरह से जब ये हो गया तो कुल 82, 86, 86, 83 इस प्रकार आया। पहले प्रकार की राशियों को पूर्व दिशा, दूसरे में दक्षिण, फिर पश्चिम और फिर उत्तर। अर्थात
जिन राशियों की संख्या ज्यादा हो बिंदुओं की, उधर से धनागम और सुख की प्राप्ति होती है। अर्थात इसमें 86 दक्षिण और पश्चिम, तो इस जातक के लिए दक्षिण और पश्चिम दिशा धनागम और सुख के लिए अच्छी होती है। प्रिय दर्शकों, अष्टक वर्ग के अनुसार गोचर का फल ज्ञान करने के लिए भी कई तरीके हैं। जिस भाव में, जिस राशि में अधिक बिंदु हैं, अधिक बिंदु, उस अधिक बिंदु वाली राशि में, उस भाव में कोई ग्रह गोचर करता हुआ कोई शुभ ग्रह यदि आए तो शुभ फल प्राप्त होता है। अशुभ आए तो कुछ शुभ फल में कमी आती है, क्योंकि रेखाएं, जिसको उत्तर भारत में रेखाएं कहते हैं, दक्षिण भारत में बिंदु कहते हैं, बिंदु अधिक है इसलिए। अब आप कल्पना कीजिए, शनि किसी राशि में गोचर कर रहा है, वहां जितने बिंदु हैं उनके अनुसार फल मिलेगा। शनि लगभग 2.5 वर्ष एक राशि में रहता है, तो पूरे 2.5 वर्ष एक सा फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए एक राशि को 30 डिग्री को बांटा गया है 8 भागों में। 8 भागों में बांटा गया है। 3 डिग्री 45 कला, अर्थात 3 डिग्री 45 मिनट का एक भाग होता है, और प्रत्येक भाग को कक्षा कहते हैं। इसमें क्या है, शुरू में, प्रारंभ में 0 डिग्री से 3:45 तक, अर्थात 3 डिग्री 45 कला तक प्रथम कक्षा, जो शनि का प्रतिनिधित्व करती है, शनि की कक्षा होती है। दूसरी 3:45 से 7:30 तक गुरु की कक्षा, और 7:30 से 11:15 तक मंगल की कक्षा होती है। उसके बाद में 11:15 से 15 डिग्री तक सूर्य की कक्षा होती है, और 15 डिग्री से 18 डिग्री 45 कला तक शुक्र की कक्षा होती है। 18 डिग्री 45 कला से 22 डिग्री 30 कला तक बुध की कक्षा होती है। 22 डिग्री 30 कला से 26 डिग्री 15 कला तक, 26 डिग्री 15 कला तक चंद्र की कक्षा, और 26 डिग्री 15 कला से 30 डिग्री तक लगन की कक्षा होती है। इस प्रकार से 8 भागों में बांटा गया है। आइए इस कुंडली के उदाहरण में हम समझते हैं इसको। इस कुंडली के अंदर शनि मीन राशि में, तो हम इसके सूर्य के प्रस्ताराष्टक वर्ग को देखते हैं। सूर्य का प्रस्ताराष्टक वर्ग हमें बताता है कि मीन राशि में 3 बिंदु हैं, और वो किस किस ग्रह ने दिए? शनि ने, सूर्य ने और बुध ने, ये 3 बिंदु दिए। अब शनि जब गोचर में इनकी कक्षा में आएगा तो लाभ होगा। सूर्य के प्रस्ताराष्टक वर्ग के अनुसार इनकी कक्षा में, शनि की कक्षा में, सूर्य की कक्षा में, बुध की कक्षा में जब गोचर में शनि आएगा तो लाभ होगा हर प्रकार से। इसी प्रकार से हम शीघ्रगामी ग्रहों के आधार पर भी देख सकते हैं। अब एक बात और, लगन से शनि पर्यंत, लगन से प्रारंभ करके शनि पर्यंत जितने बिंदु हों
उनका योग कर लीजिए। अर्थात लगन को ले लिया, इसमें शनि को नहीं लिया। शनि पर्यंत लगन से प्रारंभ करके इस कुंडली के अंदर देखिए कर्क लगन है और शनि तक जो कुंभ राशि है वहां तक के हम जोड़ेंगे। कुल बिंदु जो है उसको 7 से गुणा करना है, 7 से गुणा, और जो संख्या आए उसमें 27 का भाग देना, और 27 का भाग देने से जो लब्धि आए, वो जो लब्धि है, जो उत्तर है, उस लब्धि के तुल्य नक्षत्र में अथवा उसके त्रिकोण नक्षत्रों में, त्रिकोण नक्षत्र 10वां और 19वां होता है, 10वां और 19वां त्रिकोण नक्षत्र होता है। जब पाप ग्रह आए, कौन से? सूर्य, मंगल, शनि आदि, या लब्धि तुल्य वर्ष में भी रोग, शोक, कष्ट आदि प्राप्त होता है। तो आइए इस उदाहरण में हम इनको जोड़ते हैं बिंदुओं को। लग्न से शनि पर्यंत, लग्न से प्रारंभ करते हैं, कर्क राशि है, वहां के बिंदुओं को लेते हैं 27, 26, 33, 29, 26, 31, 30, 29, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुंभ राशि तक हमने ले लिए। इनका योग किया, योग आया 231। इसको 7 से गुणा किया तो गुणनफल आया 1617। इसमें 27 का भाग दिया तो 59 यानी 59 लब्धि में आ गए। शेष बच गए 24। अब 59 चूंकि 27 से ज्यादा है तो इसमें 27 का भाग दे देंगे। 2 बार भाग गया 54 और शेष बच गए 5। जो शेष बच गए हमारे वो ग्रहण करने, वो लेने हमें 5, वो लेने। यदि 27 हो तो 27 लेने हैं, और 27 से अधिक हो तो 27 का भाग देकर जो शेष बचते हैं वो लेने। 27 से कम हो तो जो आते हैं वो लेने। तो ये 5 आया। अब अश्विनी नक्षत्र से गिन करके 5वां नक्षत्र अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, ये मृगशिरा नक्षत्र आ गया। इससे 10वां नक्षत्र चित्रा हो गया। अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनरुसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुन, उत्तरायण, हस्त। मृगशिरा से 10वां नक्षत्र, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनरुसु, पुष्य, अश्लेषा, मघा, पूर्व फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, 10वां नक्षत्र आ गया। और मृगशिरा से 19वां नक्षत्र, या इस चित्रा से 10वां नक्षत्र, एक ही बात। तो मृगशिरा से 19वां नक्षत्र आ गया धनिष्ठा। तो ये 3 नक्षत्र आ गए। अश्विनी से 5वां नक्षत्र आया मृगशिरा, उससे 10वां आया चित्रा, और उससे 19वां आया धनिष्ठा। इन 3 नक्षत्रों में जब गोचर से घूमते हुए पाप ग्रह जब गोचर से आए, शनि, मंगल, सूर्य आदि, तो पीड़ा, कष्ट, रोग, शोक आदि प्राप्त होता है, अशुभ फल प्राप्त होता है। या लब्धि तुल्य वर्ष, लब्धि हमारी आई 59। हमने 231 इन टोटल बिंदुओं को 7 से गुणा किया तो 1617 आया। उसमें हमने 27 का भाग दिया तो 59 आया। जो 59 आया तो 59वें वर्ष में रोग, शोक, पीड़ा आदि प्राप्त। ये गोचर फल जानने का प्रकार है। अब हमने देखा शनि पर्यंत, लग्न से शनि पर्यंत हमने देखा। यह प्रक्रिया शनि से लग्न पर्यंत भी अपनानी होगी। शनि से लग्न पर्यंत, इसमें लग्न को नहीं जोड़ा जाएगा।
तो शनि से प्रारंभ करते हैं। शनि यहां पर इस कुंडली के अंदर मीन राशि में है। यहां से हम बिंदुओं को जोड़ना प्रारंभ करते हैं, मीन राशि से शुरू कर देते हैं। 24, 31, 29, 22 ये योग हो गया 106। इसको हम 7 से गुणा करते हैं तो हमारा गुणनफल आता है 742, 742। इसमें हम 27 का भाग देते हैं तो 27 लब्धि में आता है और 13 शेष बच जाता है। चूंकि यहां लब्धि में हमारा 27 ही आया, 27 से ऊपर नहीं आया, इसलिए हम 27 को ग्रहण करते हैं, यहां शेष को नहीं लेते, 27 को ग्रहण करते हैं। तो ये 27 हम लेते हैं। अश्विनी से 27वां नक्षत्र रेवती, और इससे 10वां अश्लेषा, और इससे 10वां यानी 19वां, रेवती से 19वां नक्षत्र ज्येष्ठा। तो रेवती, अश्लेषा, ज्येष्ठा, ये अश्लेषा और ज्येष्ठा इससे त्रिकोण नक्षत्र हो गए रेवती से। तो ये तीनों नक्षत्र रेवती, अश्लेषा और ज्येष्ठा, इनमें पाप ग्रह आने पर रोग, शोक, पीड़ा, कष्ट आदि प्राप्त होता है। या लब्धि तुल्य वर्ष में अर्थात 27वें वर्ष में कष्ट प्राप्त होता है। इस प्रकार से हमने लग्न से शनि पर्यंत और शनि से लग्न पर्यंत देखे। इसी प्रकार मंगल से लग्न पर्यंत और लग्न से मंगल पर्यंत हम देखते हैं। इसी प्रकार से तो कष्ट और शोक प्राप्त होता है। शुभ ग्रहों के लिए अब जैसे शुभ ग्रह ये को लेते हैं हम चंद्रमा पंचम भाव में, इस कुंडली पंचम में चंद्रमा है तो लग्न से पंचम तक गिनते हैं। 27, 26, 33, 29 लगन से चौथे भाव तक गिने। कर्क राशि, सिंह, कन्या और तुला, ये कुल हो गया 115। इसको 7 से गुणा किया, उत्तर आया 805। 27 का भाग दिया, उत्तर आया 29, 29, शेष बच गया 22। अब 29 में 27 का भाग देते हैं तो एक बार भाग गया, शेष बच गया 2। इस 2 को हमने लिया, इस शेष को हमने ले लिया 2, यानी अश्वनी से दूसरा नक्षत्र अश्वनी भरणी नक्षत्र आ गया, और इससे 10वां नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी होता है और 19वां नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा होता है। तो भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इन नक्षत्रों में शुभ ग्रह आने पर स्वास्थ्य, सफलता, धन, मन इच्छा का कार्य, संतान प्राप्ति आदि पंचम भाव से रिलेटेड, चंद्रमा से रिलेटेड फल प्राप्त होते हैं। या फिर लब्धि तुल्य वर्ष कहा गया है, यानी 29वें वर्ष में, जो हमारी 27 का भाग देने पर 29 आया, उस 29वें वर्ष में ये सब प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से शुभ और अशुभ ग्रहों का गोचर किस प्रकार से फलदायी होता है वो अष्टक वर्ग में